Very good morning to all. We have already completed with basic concepts, residential status and exempt income. Now we are moving towards heads of income. What are the 5 heads of income? Salary, house property, PGBP, capital gain and other sources. Right? We are moving to the very first head of income, and that is salary. What is salary? Any payment by employer to employee is salary. It is not necessary that the employer should call it by the name salary. ये जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉयर उस पेमेंट को देते समय कहता है कि ये सैलरी है. जो कुछ भी एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मिलता है वो सैलरी कहलाता है. इनफैक्ट आपको सरप्राइज होगा ये जान के कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को खाना खिला देता है तो जिस वैल्यू का खाना खिलाता है वो भी एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी की इनकम है. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कार दे देता है, परमानेंटली दे देता है, या फिर ऑफिस आने जाने के लिए दे देता है, या फिर ऑफिस के काम को करने के लिए दे देता है. कुछ ना कुछ बेनिफिट एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को गया है और ये बेनिफिट की वैल्यू लगाई जाएगी और ये भी सैलरी की इनकम है. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दे देता है, जब तक वो काम कर रहा है. इसकी भी वैल्यूएशन है, कुछ ना कुछ वैल्यू है इस बेनिफिट की, इसकी वैल्यूएशन की जाएगी और ये भी एम्प्लॉय के हाथ में क्या है? सैलरी है. ऐसे समझ लीजिए कि मेरी एक बड़ी सुंदर सी सेक्रेटरी है. मैंने धीरे से एक दिन उसे 20,000 रुपए दे दिए. उसने पूछा भी, सर किस बात का? मैंने कहा बस रख लो, कुछ बोलना नहीं. पता है ये भी क्या है? सैलरी है. व्हाट आई वांट टू से, वो बात दिमाग में बैठाइए. एनी पेमेंट बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय इज सैलरी. द रिलेशनशिप इज टू बी सीन वेदर द रिलेशनशिप बिटवीन द पेयर एंड पे इज of employer and employee or not, and in case it is so, the income is called salary. For example, Mr. A एक कॉलेज में टीचर है. वहां से उन्हें पढ़ाने के लिए तनख्वाह मिलती है, पढ़ाने के लिए पैसे मिलते हैं, वो सैलरी कहलाएगा. अब उस कॉलेज का अपना एक हॉस्टल भी है. ठीक है, उस टीचर से कहा गया कि क्या आप वार्डन का रोल प्ले करेंगे इस हॉस्टल में. बेसिकली वार्डन का काम ही क्या होता है? रात को बस एक बार अटेंडेंस ले लो कि सारे बच्चे हॉस्टल के अंदर है ना, और मेन गेट पे लॉक लगा दो और सो जाओ. यही तो काम है वार्डन का. ठीक है, जस्ट टू चेक वेदर सारे बच्चे इन हो चुके हैं कि नहीं हॉस्टल में. टीचर भी उसी हॉस्टल में रहते हैं. उन्होंने कहा कि यस, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दिस वर्क ऑफ वार्डनशिप, आई एम रेडी टू वर्क एज वार्डन इन दिस कॉलेज हॉस्टल. उन्हें पढ़ाने के लिए जो तनख्वाह मिलती है वो है 50,000 रुपए, और ये वार्डनशिप के लिए मिलता है 10,000 रुपया. जो पढ़ाने के लिए पैसा मिलता है वो सैलरी है. जो वार्डनशिप के लिए मिलता है पैसा वो क्या है? वो भी सैलरी है. पता है क्यों? क्योंकि वो भी एम्प्लॉयर से मिला है. तो जो भी पेमेंट एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मिलती है वो सैलरी कहलाती है. इनफैक्ट ऐसे कह लीजिए, पेमेंट ही नहीं, अब हम वर्ड यूज करने जा रहे हैं बेनिफिट. Any benefit which is moving from employer to employee is salary. Whether we are calling it by the name salary or not is immaterial. इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम उसे सैलरी बोल रहे हैं या फिर नहीं बोल रहे हैं. बेनिफिट मूव कर रहा है एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को, वो सैलरी है. एम्प्लॉयर अपने ऑफिस में रखा हुआ पुराना सोफा सेट एम्प्लॉय को दे देता है. पता है ये भी क्या है? सैलरी है. आइए समझते हैं ऐसा क्यों है. देखिए, गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है इनकम टैक्स का, वो चारों तरफ से रास्ते बंद करके बनाती है. ऐसे समझ लीजिए कानून लक्ष्मण रेखा होता है. इस कदर डिजाइन किया जाता है कि वो लक्ष्मण रेखा की तरह रोल प्ले करता है, यानी उसे कोई पार नहीं कर सकता. अगर इनकम टैक्स लूज लैंग्वेज यूज करने लग जाएगा, रास्ते खोल देगा, तो निश्चित है बहुत सारी टैक्स प्लानिंग मार्केट में शुरू हो जाएगी. देखिए, गवर्नमेंट क्यों ऐसा कहती है कि कोई भी बेनिफिट एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मूव कर रहा है तो वो सैलरी है. वो इसलिए क्योंकि अदरवाइज लोग क्या करेंगे. अगर मेरी सैलरी होगी 50,000 रुपए, तो मैं अपने एम्प्लॉयर से कहूंगा एक काम करो, आप मुझे 20,000 रुपए की सैलरी दो और 30,000 रुपए का ये बेनिफिट दे दो. क्योंकि अदरवाइज भी मैं आपसे सैलरी लेके 50,000 रुपए का 30,000 रुपए का यही सामान खरीदने वाला था, तो आप डायरेक्टली मुझे ही खरीद के दे दो.
ताकि मुझे टैक्स ना देना पड़े उस 30,000 रुपए पे। और टैक्स कितने पे लगेगा? मात्र 20,000 रुपए पे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं चल पाएगा। गवर्नमेंट का यह मानना है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ भी दे रहा है तो निश्चित है उसके काम के एवज में दे रहा है, जो उससे काम ले रहा है एम्प्लॉय से उसके एवज में दे रहा है, और इसलिए जो भी पेमेंट, जो भी बेनिफिट एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को मूव करता है वो सैलरी कहलाता है। क्लियर है बात सबको? तो इज सैलरी द ओनली पेमेंट विच इज नेम्ड एज सैलरी? ऑब्वियसली नॉट। इट्स एनी बेनिफिट, एनी पेमेंट मूविंग फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। चलिए आइए चैप्टर पे। Salary. The very first thing that we need to know is relationship of the receiver with payer. Payer means one who is making the payment, and who is receiver, one who is receiving the payment. क्या रिलेशनशिप होना चाहिए रिसीवर का और पेयर का, पैसा लेने वाले का और देने वाले का? ये रिलेशनशिप होना चाहिए एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का। Income under the head salary is taxable only if there is employer-employee relationship between the payer and payee. Employer-employee relationship होना चाहिए पेयर और पेई के बीच में। पता है सरप्राइज तो, रियल सरप्राइज आपको कब होगा? जब आपको यह पता चलेगा कि कुछ पेमेंट को हम सैलरी बोलते हैं लेकिन फिर भी वो सैलरी की इनकम नहीं है। यस, हम सैलरी बोलते हैं, आम बोलचाल की भाषा में यू विल फाइंड कि एवरीबॉडी कॉल्स इट बाय द नेम सैलरी, लेकिन फिर भी वो सैलरी की इनकम नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि देने वाला और लेने वाला, इनके बीच का रिलेशनशिप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का नहीं है। पता चलेगा अभी आगे चल के। तो हमें देखना क्या है? बेनिफिट एम्प्लॉयर के पास से निकलना चाहिए, एम्प्लॉय तक पहुंचना चाहिए, ये देखना है। जो जा रहा है वो सैलरी है कि नहीं है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हम उसे सैलरी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी तो देने वाला सैलरी नाम से पेमेंट करता है, पाने वाला सैलरी नाम से उसे रिसीव करता है, लेकिन फिर भी वो सैलरी नहीं है, क्योंकि उन दोनों लोगों के बीच में रिलेशनशिप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का नहीं है। तो इनकम अंडर द हेड सैलरी इज टैक्सेबल ओनली इफ देयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पेई। पेयर मीन्स वन हु इज मेकिंग द पेमेंट एंड पेई मीन्स वन हु इज रिसीविंग द पेमेंट. And this relation is said to exist only if there is control over the method of doing work of other person. Employer-employee relationship होता क्या है, ये आप कैसे समझेंगे? जब एक इंसान दूसरे इंसान की, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के काम करने के तरीके को पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। जब हम ये कह सकते हैं कि देखो 10 बजे काम करना है, ऐसे ऐसे करना है और इतने समय के अंदर कंप्लीट कर लेना है और यहां बैठकर ही करना है। कौन सा काम करना है, कब करना है, कहां पे करना है, इतनी बात अगर हम कह सकते हैं तो इसका मतलब है हम एम्प्लॉयर हैं। अदरवाइज काम करने का डायरेक्शन तो बहुत सारे लोग दूसरे को देते हैं। एक बात बताइए, मेरा क्लाइंट है, मुझसे कहता है इनकम टैक्स रिटर्न भर दीजिए मेरे लिए सर, तो काम तो वो भी मुझे दे रहा है, कह रहा है कि मेरे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दीजिए आप, सीए साहब मेरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दीजिए। Has he given some work to me? Obviously yes. Now the question is whether I am his employee. No, because he cannot control the method of doing my work. क्या वो मुझसे ये कह सकता है देखिए इस डेट को 14 अगस्त को दोपहर में 12 बजे आपको ये काम शुरू करना है, कहां पे बैठ के? फलानी रेस्टोरेंट में बैठ के। हाँ, वो पूरी चीजें कंट्रोल कर सकता है क्या कि मुझे कहां बैठ के काम करना है, कब काम करना है, कितने समय में काम करना है? नहीं। He can only give me work the way I would like to do the work, I'll do the work. सबको बात समझ में आ रही है? लेकिन जब हम अपने एम्प्लॉय को काम देते हैं तो क्या करते हैं? हम उसे बताते हैं कि तुम्हें क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये सारी बात बताते हैं। तो यही कह रहा है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप को जानने का तरीका क्या है? आप देखिए कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के मेथड ऑफ डूइंग वर्क को कंट्रोल कर पा रहा है कि नहीं। कंट्रोल इज सेड टू एग्जिस्ट इफ द पेयर कैन डायरेक्ट व्हाट हैज टू बी डन, हाउ एंड बाय whom it has to be done, and the receiver is bound to follow all his instruction. जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो तो दे ही रहा है, लेकिन आपको पैरेलली ये भी चेक करना है
कि जो इंस्ट्रक्शन ले रहा है वो उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर इंस्ट्रक्शन लेने वाला बाउंड है फॉलो करने के लिए तभी वो इंप्लॉय है। हो सकता है कि मेरा क्लाइंट भी मुझे इंस्ट्रक्शन दे दे कि देखिए इस डेट को आप मेरा काम कंप्लीट कर दीजिएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर हम बाउंड हैं तब तो हम इंप्लॉय हैं, अगर बाउंड नहीं है तो आई एम नॉट इंप्लॉय। I'm not bound. I'm not bound to complete it by the time he is asking me to complete. I may do him in order to have good relation with the client. Understood? लेकिन employee is always bound to follow the instruction of his employer. Few common examples where there is no control of payer over payee are. अब हम कुछ examples देखने जा रहे हैं जहां पे payer और पेयर पेई पे कोई कंट्रोल स्टैब्लिश नहीं कर पाता है, मतलब यहां पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये जो एग्जांपल्स हैं ये सैलरी नहीं है, दीज आर नॉट सैलरी, ये सैलरी नहीं है। एग्जांपल क्या चीज का दिया गया है? वेयर देयर इज नो कंट्रोल ऑफ पेयर ओवर पे। देयर इज नो कंट्रोल ऑफ पेयर ओवर पे मींस देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, and in case there is no employer employee relationship, that means there is no salary income. Understood? Partner of a firm, any salary, bonus, etc. by whatever name called received by a partner from the firm shall not be regarded as salary. Any salary, bonus, etc. by whatever name called received by a partner from the firm shall not be regarded as salary. एक पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को सैलरी देती है, ये आप लोग पार्टनरशिप अकाउंटिंग में पढ़े भी होंगे कि पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर को क्या आता है? रेम्यूनरेशन आता है, सैलरी आती है। अब एक बात बताइए, क्या पार्टनरशिप फर्म एम्प्लॉयर और पार्टनर एम्प्लॉय होता है? नहीं, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर ही तो बेसिकली बिजनेस का ओनर है। हम भले उसे सैलरी टू पार्टनर बोलते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा इनकम टैक्स की लैंग्वेज के हिसाब से या इनकम टैक्स की डेफिनेशन के हिसाब से वो सैलरी नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म एम्प्लॉयर नहीं है और पार्टनर एम्प्लॉय नहीं है। एक पेमेंट सैलरी इनकम टैक्स के तहत तभी कहलाती है जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है। क्लियर है बात? तो इसलिए सैलरी पेमेंट फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म टू पार्टनर इज नॉट सैलरी। ये एक फर्म है एंड दिस इज अ पार्टनर। एक फर्म पार्टनर को 3 पेमेंट करती है जनरली। हम उन तीनों पेमेंट का नाम बताते हैं, क्या क्या करती है। एक तो होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट, दूसरा जो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि सैलरी की पेमेंट करती है, और तीसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताइए ठीक बोल रहे हैं कि नहीं? ऐसा ही पार्टनरशिप अकाउंटिंग में आपने देख रखा होगा। पार्टनरशिप फर्म जनरली मेक्स 3 काइंड ऑफ पेमेंट टू अ पार्टनर। शेयर ऑफ प्रॉफिट जाता है उसके पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी। ठीक है, सैलरी या फिर क्या लेते हैं, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। तीनों पेमेंट की बात करते हैं, इसे क्या ट्रीट किया जाता है, कौन से हेड में ये टैक्सेबल होती है। अगर एक फर्म शेयर ऑफ प्रॉफिट पार्टनर को देती है तो क्या होगा? कौन से हेड की इनकम है शेयर ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर? शेयर ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर इज exempt. दिस इज exempt. कहां पढ़ा था आपने exempt इनकम? याद आ रहा है? जहां पे हम आपको बता रहे थे कि देखिए पार्टनरशिप फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया उस पर ऑलरेडी टैक्सेस दे दिया है, तो अब अगर उस प्रॉफिट को बांटा जाएगा पार्टनर के हाथ में तो वो क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। बिल्कुल उसी तरीके से एक बात और बताई थी, आपको याद दिलाने के लिए बोल रहे हैं कि एचयूएफ जब अपने मेंबर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो वो भी मेंबर्स के हाथ में एग्जेम्प्ट होगा। रीजन बीइंग कि एचयूएफ ने ऑलरेडी उस प्रॉफिट पे क्या दे दिया है? टैक्सेस दे दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? सैलरी, अगर एक फर्म पार्टनर को सैलरी की पेमेंट करता है तो ये जो सैलरी की इनकम होती है वो सैलरी नहीं कहलाएगी, बिकॉज फर्म इज नॉट एम्प्लॉयर एंड पार्टनर इज नॉट एम्प्लॉय। एंड देयरफॉर पता है कहा क्या जाता है, इस सैलरी को पीजीबीपी की इनकम कहा जाता है। पार्टनर इसे प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन हेड में दिखाएगा कि मुझे पार्टनरशिप फर्म से सैलरी मिली है।
बेसिकली ये पार्टनर का फर्म क्या है, बिजनेस ही है, और वहां से जो भी पेमेंट आ रही है वो बिजनेस की ही इनकम है। पार्टनर्स के लिए फर्म क्या है, बिजनेस है, और जो भी इनकम फर्म से आ रही है वो बिजनेस की इनकम है। सैलरी क्यों नहीं है, उसके पीछे एक रियल लॉजिक है कि एम्प्लॉयर फर्म नहीं है और पार्टनर एम्प्लॉय नहीं है। बेसिकली पार्टनर ही ओनर है बिजनेस की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिस तरीके से अभी हमने आपको सैलरी के लिए बात समझाई, बिल्कुल उसी तरीके से समझिए कि पार्टनर के लिए फर्म बिजनेस है और ये पेमेंट बिजनेस से आ रही है। ये कोई इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट वगैरह नहीं है, ये बिजनेस का ही कुछ पैसा हम इंटरेस्ट के नाम से निकाल दे रहे हैं। इन ट्रू सेंस ये बिजनेस का पैसा आ रहा है पार्टनर के हाथ में। ये भी कौन सी इनकम है, पीजीबीपी। ध्यान दीजिए, फर्म के हाथ में सैलरी क्या होगा, एक खर्चा होगा, वो पीएल में चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या होगा, फर्म के हाथ में एक खर्चा होगा। तो बेसिकली सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने से फर्म का प्रॉफिट कम होता है, ठीक है, और इसीलिए पार्टनर का प्रॉफिट इनकम टैक्स बढ़ा देता है। कहता है ये तो फर्म में खर्चे की तरह चार्ज हो गया, सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा बन जाता है, फर्म की इनकम कम हो जाती है, फर्म का टैक्सेस कम हो जाता है। तो एक काम करते हैं, ये जो खर्चा फर्म के हाथ में चार्ज हो रहा है ये इनकम बना देते हैं, किसके हाथ में, पार्टनर के हाथ में। और जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है फर्म का, ये तो बैलेंस प्रॉफिट फिगर है, जिसपे ऑलरेडी फर्म ने टैक्सेस दे दिया है। अब इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर के हाथ में, तो इस पे टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट तो, शेयर ऑफ प्रॉफिट तो वो हिस्सा है जिसपे फर्म ने टैक्सेस दिया है, जबकि सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो हिस्सा है जिसको पीएल में चार्ज करके फर्म ने अपना प्रॉफिट कम किया है। प्रॉफिट कम करने का ऑटोमेटिक मतलब है कि अपने टैक्सेस को कम किया है। तो आइए काम करते हैं, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर के हाथ में पीजीबीपी की इनकम बना के उनका प्रॉफिट बढ़ा के टैक्सेस ले लेते हैं, ठीक है। यहां पे आपसे सैलरी चैप्टर में ये सब बात पूरी नहीं करेगा, ये पीजीबीपी की बात यहां पे क्यों करेगा, ये बात कहां पे किया हुआ है, पीजीबीपी में, लेकिन हम आपको को रिलेट करके सारी चीजें पैरेलली बताते जा रहे हैं। यहां पे सिर्फ इतनी बात कर रहा है कि पार्टनर ऑफ अ फर्म को एनी सैलरी, बोनस एक्सेट्रा, इस टाइप की चीज, सैलरी, बोनस, बोनस भी क्या है, सैलरी का एक हिस्सा है, एक्स्ट्रा सैलरी इस बोनस, एनी सैलरी, बोनस एक्सेट्रा by whatever name called received by the partner from the firm shall not be regarded as salary. What it shall be regarded as, PGBP. Clear to all? Why has it not been written that it shall be regarded as PGBP? As because we are studying the chapter salary. So हमें सिर्फ सैलरी की बात ही यहाँ पे बताई जाएगी। It has been regarded as PGBP, ये बात PGBP चैप्टर में आप पढ़ने को मिलेगा, लेकिन हम आपको पैरेलली बताते जा रहे हैं। डायरेक्टर हु इज नॉट एम्प्लॉय, डायरेक्टर हु इज नॉट एम्प्लॉय, मतलब समझते हैं इसका, डायरेक्टर हु इज नॉट एम्प्लॉय। पहले आपसे बात करते हैं कि डायरेक्टर्स बेसिकली क्या क्या, डायरेक्टर्स की बात आती है कंपनीज के हिसाब से बात की जाए तो डायरेक्टर्स कौन है। एक तो आप सुनते हो कि मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी, दूसरा डब्ल्यूटीडी, और तीसरा वर्ड होता है डायरेक्टर। एमडी, डब्ल्यूटीडी, डायरेक्टर। एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, डब्ल्यूटीडी होल टाइम डायरेक्टर, और फाइनली तीसरा वर्ड डायरेक्टर। बेसिकली हम इनको डायरेक्टर कहते हैं और पार्ट टाइम डायरेक्टर भी कहते हैं। हालांकि कंपनीज एक्ट में वर्ड पार्ट टाइम यूज नहीं करता है, सिर्फ डायरेक्टर वर्ड यूज करता है, लेकिन डायरेक्टर का मतलब ही होता है पार्ट टाइम डायरेक्टर, क्योंकि होल टाइम डायरेक्टर को डब्ल्यूटीडी कहते हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर को एमडी कहते हैं। अब ये मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है, बेसिकली डायरेक्टर्स अपना एक क्या करते हैं, चीफ इलेक्ट कर लेते हैं, ऐसा समझ लीजिए। सभी डायरेक्टर मिल्स के जो अपना एक चीफ इलेक्ट कर लेते हैं उसी को मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं, राइट। कि फाइनल अथॉरिटी कौन होगी, डायरेक्टर्स आपस में इलेक्ट करके बनाते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर को, और डायरेक्टर्स को कौन बनाता है, शेयर होल्डर्स।
ये वाले डायरेक्टर क्या होते हैं, इनकी बात करते हैं। ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं ये कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं। ये होल टाइम डायरेक्टर भी जो होते हैं ये कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं। ये जो डायरेक्टर होते हैं यही एम्प्लॉय नहीं होते हैं, दे आर नॉट एम्प्लॉय। अब आपको मैं ये समझाता हूं कि ये डायरेक्टर एम्प्लॉय जो नहीं होते हैं इनका रोल क्या होता है, ये क्या करते हैं कंपनी में और इनको पेमेंट क्यों मिलती है, आइए समझाते हैं आपको। एक कंपनी है, एक कंपनी है जिसने बहुत सारी बोर्ड मीटिंग की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की और फाइनली एक कंक्लूजन पे आए हैं। ध्यान से सुनिए क्या हुआ। एक कंपनी है जिसने बड़ी सारी डायरेक्टर्स की मीटिंग की, पिछले साल भर से लगातार करते आ रहे हैं और फाइनली डिसाइड करके निकलते हैं उस मीटिंग से कि हम लोग को बिजनेस ए करना चाहिए। क्या डिसाइड किया है, कोई एक बिजनेस है जिसका नाम है ए, ये करना चाहिए। मैं उस कंपनी का कंसल्टेंट हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट। उस कंपनी का एक डायरेक्टर अब मेरे पास आता है ऑफिस में और कहता है सर मुझे एक नया बिजनेस, हमारी कंपनी एक नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रही है, इसके लिए आप एक कंपनी रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, ठीक है, और भी जो इसकी लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह फॉर्मेशन से रिलेटेड है वो आप करवा दीजिए। या ध्यान से सुनिएगा, वो मेरे पास किस लिए आए हैं, क्या मुझसे वो बिजनेस के बारे में समझने आए हैं, बिल्कुल भी नहीं। बिजनेस का डिसीजन ऑलरेडी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में ले चुके हैं। मेरे पास वो सिर्फ इसलिए आए हैं कि राज अग्रवाल जी उनकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा देंगे और जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज फॉर्मेशन से रिलेटेड होती है वो करा देंगे, ठीक है। मैंने उनसे पूछा बिजनेस आपका जो है वो ए बिजनेस है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। तो 2 मिनट उन्होंने बिजनेस के बारे में बताया मुझे, ठीक है। बड़ा पॉजिटिव भी था उस बिजनेस को लेके, बिजनेस ए को। मैंने तुरंत उनसे बोला आप क्यों बिजनेस ए कर रहे हैं साहब, जरा ध्यान दीजिए, बिजनेस बी कीजिए ना अगर आपको करने का मन ही है तो। आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है उससे बी बिजनेस बहुत रिलेटेड है। मार्केटिंग के टूल्स आपके सेम यूज हो जाएंगे बिजनेस बी के लिए जो आपके पास एग्जिस्टिंग मार्केटिंग टूल्स हैं। कंज्यूमर मार्केट भी आपका वही है जिसमें आप एग्जिस्टिंग डील कर रहे हो, मतलब आपको नए मार्केट को एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द सेम बायर जो आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस का बायर है वही आपके बिजनेस बी का भी बायर बनेगा, कस्टमर बनेगा इस बिजनेस का। और तो और बिजनेस बी को करने के लिए गवर्नमेंट ने फिलहाल इस एरिया को SEZ डिक्लेयर किया है जहां पे बिजनेस बी किए जाने वालों को 10 साल के लिए टैक्स बेनिफिट है। और तो और बिजनेस बी को करने के लिए जो रॉ मटेरियल की आवश्यकता है उस रॉ मटेरियल के इंपोर्ट पे गवर्नमेंट इस समय कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस कर रखी है। मैंने इतनी सारी बात बताई उसको। और बिजनेस ए और बिजनेस बी बहुत ज्यादा आपस में दूर भी नहीं है, ऑलमोस्ट एक जैसे ही है। तो वाई टू गो फॉर बिजनेस ए, बिजनेस बी पे जाइए, प्रॉफिट मार्जिन हायर होगी क्योंकि एक तो गवर्नमेंट आपको रॉ मटेरियल पे इंपोर्ट ड्यूटी कम ले रही है, दूसरी बात SEZ में आप इस यूनिट को लगा दिए, लैंड सस्ती मिल जाएगी, और तो और इनकम टैक्स 10 सालों तक नहीं देना है, ठीक है। ऐसा बेनिफिट गवर्नमेंट लाई है, मैंने उन्हें बताया, ठीक है। जैसे ही मैंने ये बात बताया कुछ भी बोले बिना पलट के सीधे भाग गया, वो निकल गया ऑफिस से। तुरंत डायरेक्टर्स की उन्होंने फिर से मीटिंग बुलाई और उसमें डिस्कस किया कि मैं तो राज अग्रवाल जी के पास गया था जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनसे कहा कि मेरा कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। बस उन्होंने 2 लाइन पूछी कि कौन सा बिजनेस करने वाले हो, मैंने बिजनेस ए के बारे में बताया, उन्होंने तुरंत बोला कि बिजनेस बी करो, ज्यादा फायदे वाली बात है। बताओ, हम लोग 365 दिन में 75 बार मीटिंग करके ये डिसाइड किए थे कि बिजनेस ए करना चाहिए और पल भर में राज अग्रवाल जी ने माइंड मोल्ड कर दिया और कह रहे हैं बिजनेस बी करना चाहिए। और उन सब डायरेक्टर को ये बात समझ में भी आई। अब वो लोग ऐसा सोच रहे हैं, अगर राज अग्रवाल जी 5 मिनट में इतनी सुंदर बात बता सकते हैं तो अगर वो हमारी हर मीटिंग में बैठते तो न जाने कितनी अच्छी अच्छी बात बताते। अरे हमारी तो कंपनी का कल्याण हो जाता अगर राज अग्रवाल जी जैसे लोग बस हमारी मीटिंग में बैठ जाया करें, अपना 2-4 शब्द भी अगर कह देंगे तो मीटिंग का रिजल्ट जबरदस्त हो जाएगा।
आपको बात समझ में आ रही है? वो मेरे पास कंसल्टेंसी लेने थोड़ी ना आए थे, मैंने तो बस ऐसे ही उनको समझा दिया थोड़ी सी बात। वो तो रजिस्ट्रेशन के लिए आए थे और उनको हमारी बात इतनी अच्छी लगी कि वो लोग सचमुच ड्रॉप कर रहे हैं बिजनेस से, वो बिजनेस बी करने जा रहे हैं। लेकिन अब उनकी इच्छा एक और है कि राज अग्रवाल जी उनकी हर एक मीटिंग में बैठा करें, क्योंकि हर एक मीटिंग में बैठेंगे तो निश्चित है और बेहतर डिसीजन होगा। उनका कहना है कि ऐसे स्मार्ट लोग, ऐसे इंटेलिजेंट लोग अगर हमारी मीटिंग में बैठेंगे तो निश्चित है कि बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा। जरा सोचो वो लोग क्या सोच रहे हैं कि अगर 1 मिनट में इतनी सुंदर बात बताई जा सकती है, तो जो हम लोग 75 बोर्ड मीटिंग किए उसमें अगर वो बैठे होते तो न जाने कितनी अच्छी बात सामने आई होती। अब वो मुझे इनवाइट करते हैं एज अ पार्ट टाइम डायरेक्टर टू द कंपनी। क्या इनवाइट करते हैं? एज अ पार्ट टाइम डायरेक्टर टू द कंपनी। और मुझे सिर्फ ये बोलते हैं कि आप सिर्फ हमारी बोर्ड मीटिंग में आके बैठ जाया करिए। जब भी डायरेक्टर लोग की मीटिंग हो बस आके बैठ जाइए और सुनिए हमारी बातों को, कुछ अच्छा लगे खराब लगे बस उस पर अपनी क्या कीजिए, राय रखिए। मुझे कोई काम नहीं करना है उस कंपनी में, मुझे कुछ करना है क्या? नहीं, कोई काम नहीं करना है, बस मीटिंग में मैं बैठूंगा। पता है मैं उस कंपनी का क्या कहलाऊंगा? पार्ट टाइम डायरेक्टर। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या मैं वहां पे मीटिंग में बैठूंगा तो पैसे लूंगा कि नहीं मीटिंग में बैठने का? यस, मैं मीटिंग में बैठने का पैसे लूंगा। मैं मीटिंग में बैठने के लिए जो पैसे ले रहा हूं ये मेरी कौन सी इनकम है? इज इट माई सैलरी इनकम? नो, बिकॉज दैट कंपनी इज नॉट माई एम्प्लॉयर. That company is not my employer. I'm simply a part-time director to the company and I'm there only and only for decision making. I'm there only and only for attending board meeting. हम किसी भी एग्जीक्यूशन में, किसी भी ऑपरेशन के काम में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। कुछ करना नहीं है मुझे उस कंपनी में, सिर्फ मीटिंग में बैठना है और डिसीजंस लेना है। ठीक है, मैं कहलाता हूं पार्ट टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और मेरे हाथ में जो भी पेमेंट आती है वो मेरे लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। नाउ समझिएगा, कंपनी एमडी को पेमेंट कर रही है, डब्ल्यूटीडी को पेमेंट कर रही है और डायरेक्टर। जब भी सिर्फ डायरेक्टर बोलेंगे तो समझ जाइएगा कौन से डायरेक्टर की बात हो रही है? पार्ट टाइम डायरेक्टर की। डायरेक्टर हु इज नॉट एम्प्लॉय, डायरेक्टर हु इज नॉट एम्प्लॉय। एमडी को जो पेमेंट होगी वो सैलरी है, डब्ल्यूटीडी को जो पेमेंट होगी सैलरी है। एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, डब्ल्यूटीडी मतलब होल टाइम डायरेक्टर, और डायरेक्टर हु इज नॉट एम्प्लॉय वो राज अग्रवाल जैसे लोग जिनको कंपनी वाले पकड़ लेते हैं कि बस मीटिंग में बैठो या तुम्हारे बैठने से ही कंपनी का कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो इनके हाथ में जो इनकम आती है वो कहलाती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सबको समझ में आया यहां तक? What do you mean by director who is not employed? Generally the part-time director, they are not employees of the company and they receive money for attending board meeting. पता है इसको बोला क्या जाता है? इसको बोला जाता है सिटिंग फी। कंपनीज एक्ट की लैंग्वेज में इसको बोला जाता है सिटिंग फी। मीटिंग में बैठने का पैसा जो मिलता है उसे बोला जाता है सिटिंग फी। और सिटिंग फी जो होता है वो आईओएस की इनकम होती है। और ये किसको मिलता है? जितने लोग मीटिंग में बैठते हैं? नहीं, एमडी डब्ल्यूटीडी को नहीं मिलता है। अरे तुम लोग होल टाइम डायरेक्टर हो, तुम मैनेजिंग डायरेक्टर हो कंपनी के, तुम नहीं बैठोगे मीटिंग में तो और कौन बैठेगा? बाहरी लोग आएंगे मीटिंग में बैठने के लिए, इनको तो बैठना ही है। इनको कंपनी अलग से पैसे नहीं देगी मीटिंग में बैठने का, ये तनख्वाह उठाते हैं महीने की, सिर्फ पार्ट टाइम डायरेक्टर को मिलता है। तो सिटिंग फी इज आईओएस इनकम एंड दिस इज रिसीव्ड ओनली एंड ओनली बाय पार्ट टाइम डायरेक्टर्स। पार्ट टाइम डायरेक्टर मतलब डायरेक्टर हु इज नॉट एम्प्लॉय। तो डायरेक्टर हु इज नॉट एम्प्लॉय, इनके लिए जो इनकम होती है वो आईओएस की इनकम होती है और इसको बोला क्या जाता है आपको ये भी बता दें, सिटिंग फी। और ये सिटिंग फी सिर्फ किनको मिलती है? जो इंप्लॉइज नहीं होते हैं डायरेक्टर उनको मिलती है। जो इंप्लॉय है कंपनी के उनको नहीं मिलती। मैनेजिंग डायरेक्टर, डब्ल्यूटीडी, होल टाइम डायरेक्टर, दे आर इंप्लॉइज ऑफ द कंपनी। अंडरस्टूड? एमडी इंप्लॉय होता है क्या? जरा ये बताइए, या मालिक होता है कंपनी का? कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी का इंप्लॉय है कि मालिक है? इंप्लॉय है। मालिक कौन होता है कंपनी में? शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, राइट, जिन्होंने पैसे लगाए हैं। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, बड़ी सुंदर बात यहां पे आपको पता चलेगी। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट,
पता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सैलरी मिलती है, उसको बोला भी जाता है सैलरी। आपने सुना भी होगा कि जो एमपीज हैं उनकी सैलरी इतने रुपए है, ठीक है। लगभग एमपी की सैलरी आज की तारीख में 2 लाख रुपए के आसपास होती है, ठीक है। 2 लाख रुपए पर मंथ की एमपी की सैलरी होती है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की। लेकिन पता है ये जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को सैलरी मिलती है, इसको ये लोग सैलरी बोलते नहीं है, दे डोंट कॉल इट एज सैलरी। व्हाई? बिकॉज दे से दैट वी आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, वी आवरसेल्व्स आर गवर्नमेंट। ये लोग बोलते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। देखिए ये लोग कानून बनाने वाले लोग हैं ना, जो मर्जी आए बोल लें अपने लिए। तो कहते हैं हम लोग सरकारी नौकर नहीं है, हम सरकार हैं। क्या बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? कहते हैं हम लोग सरकारी कर्मचारी या सरकारी नौकर थोड़ी ना है, हम ही सरकार है। अगर हम सरकारी कर्मचारी होते तो हमको जो तनख्वाह मिलती तो हम उसे कहते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। कहते हैं कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है कहां? हम ही तो सरकार हैं और अपने आप को पैसा देते हैं। हमको सरकार से पैसा मिलता है ऐसा थोड़ी ना है। तो एमपीज कहते हैं कि वी आवरसेल्फ आर गवर्नमेंट, वी आर नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। हम लोग गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं है। और इसलिए जो हमें तनख्वाह आती है वो सैलरी नहीं कहलाएगी, तो क्या कहलाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बिकॉज ये कानून बनाने वाले लोग हैं, अपने लिए कुछ भी बना ले। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने ऐसा किया क्यों है। इसके पीछे बहुत बड़ा प्लानिंग है। प्लानिंग क्या है कि अगर मैं आपको सैलरी देता हूं 50,000 रुपए, तो 50,000 रुपए आपकी सीधे इनकम बन जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आप एक बिजनेस करते हो और आपको 50,000 रुपए आता है, तो वो आपकी इनकम नहीं होती, 50,000 रुपए आपका रेवेन्यू होता है। उसमें से आप खर्चे घटाते हो और फिर आपकी इनकम आती है। फिर से मैं रिपीट करता हूं इस बात को, ध्यान से समझिए। अगर मुझे 1 लाख रुपए महीने की सैलरी मिले तो 1 लाख रुपए महीना मेरी इनकम है। ध्यान दीजिएगा, 1 लाख रुपए की मुझे सैलरी मिलती है तो 1 लाख रुपए मेरी इनकम है। लेकिन अगर मैं बिजनेस करता हूं और मुझे आप लोगों से फीस आती है 1 लाख रुपए की, तो वो 1 लाख रुपए इनकम नहीं है। उस फीस में से मैं अपने खर्चे घटाता हूं। जब मैं कोचिंग क्लासेस चला रहा हूं तो मेरे खर्चे लग रहे हैं कि नहीं? एम्प्लॉय की सैलरी, बिजली का खर्चा, फलाना धमाका, यस, वो सारे खर्चे मैं घटाता हूं और घटाने के बाद जो बचता है वो मेरी इनकम होती है। यानी सैलरी तो सीधे इनकम होती है, लेकिन बिजनेस में इनकम नहीं आती, रेवेन्यू आता है। और खर्चा घटाने के बाद जो बचता है उसे इनकम कहा जाता है। बिल्कुल वही कहानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी बिल्कुल यही कहानी है। जो आता है वो इनकम नहीं होता, वो रेवेन्यू होती है। अगर उसे पाने के लिए आपने कुछ खर्च किया है तो वो आप घटा लेते हो, बैलेंस आपकी इनकम होती है। अब ये जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये क्या बोलते हैं? जो मेरे पास आ रहा है, बेसिकली सैलरी ही कहलाता है, वो तो कहलाता तो सैलरी ही है। तो जो एमपीज को सैलरी आ रही है वो क्या करते हैं? कहते हैं कि ये आईओएस है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। तो जो आता है इनके पास सैलरी के नाम से, वो रेवेन्यू बन जाता है। अब इसमें से ये अपना खर्चा घटा सकते हो, बैलेंस इनकम कहलाएगा। और खर्चा ये पूरा पूरा घटा लेते हैं। कहते हैं कि मैंने सरकारी दौरे किए, यहां गए वहां गए, काम के लिए अपने क्षेत्र में मैंने यहां यहां विजिट किया, लोगों के दुख सुनने के लिए मैं यहां यहां गया, सारे खर्चे घटा लो, इनकम क्या हो जाएगी? नील। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाहता हूं? कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट उसे आईयूएस कहते हैं। आईयूएस कहने से जो सैलरी मिल रही है वो रेवेन्यू बन जाती है और खर्चे घटाने का स्कोप है उसमें। जबकि अगर वो इसे सैलरी कह रहे होते तो जितना पाते सीधे सीधे इनकम बन जाती। ठीक है ये बात। गेस्ट लेक्चरर्स। गेस्ट लेक्चरर्स का मतलब क्या होता है? हम कॉलेज ए में काम करते हैं और कॉलेज बी में लेक्चर देने जा रहे हैं तो हम गेस्ट लेक्चरर हैं। अपने कॉलेज में लेक्चर देंगे तो गेस्ट लेक्चरर नहीं है, दूसरे कॉलेज में जाके लेक्चर देंगे तो हम गेस्ट लेक्चरर हैं। दूसरे कॉलेज से अगर पेमेंट मिल रही है तो स्वाभाविक सी बात है भाई, वो सैलरी कैसे हो सकता है? सैलरी तो तभी है जब मुझे एम्प्लॉयर से मिल रहा हो। अपने कॉलेज में मुझे जो पेमेंट मिलेगी वो क्या है? सैलरी की इनकम। दूसरे कॉलेज से मिलेगी तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, उसे आप बताइएगा। मैं कॉलेज ए में काम करता हूं। कहां काम करता हूं? कॉलेज ए में। और मैंने कॉलेज बी के लिए पेपर सेट किया।
कॉलेज बी ने मुझसे कहा कि मेरे एग्जामिनेशन का पेपर सेट कर दीजिए, मैंने पेपर सेट कर दिया कॉलेज बी के लिए। मुझे कॉलेज बी ने कुछ पेमेंट की इसके लिए, जो पेमेंट की वो कौन सी इनकम है? क्या सैलरी हो सकती है? नहीं, कॉलेज बी मेरा एम्प्लॉयर नहीं है, मैं नौकरी कहां करता हूं? कॉलेज ए में, ठीक है। सैलरी की इनकम है नहीं। हाउस प्रॉपर्टी? नहीं। पीजीबीपी बिजनेस है? नहीं। कैपिटल गेन? नहीं। देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। एक बात बताइए, मुझे कॉलेज ए में पढ़ाने के लिए, टीचिंग के लिए पैसा मिलता है 1 लाख रुपीस पर मंथ, और कॉलेज ए ने मुझसे कहा कि पेपर सेट कर दीजिए, मैंने पेपर सेट कर दिया। अब पेपर सेट करने के लिए इस कॉलेज ने मुझे 10,000 रुपीज और दे दिए। जल्दी से बताइए, टीचिंग के लिए जो पैसा मिलता है ये कौन सी इनकम है? सैलरी। क्योंकि जिस कॉलेज में इसमें मैं काम करता हूं वहां से मुझे ये पेमेंट मिल रही है। पेपर सेट करने का 10,000 मिला सेम कॉलेज से जहां पे आप एम्प्लॉय हो, तो ये 10,000 रुपए भी सैलरी है। इसलिए क्योंकि ये कहां से मिला है? एम्प्लॉयर से। एम्प्लॉयर से तो जो कुछ मिल जाए वो सैलरी है। ऐसे समझ लीजिए, अगर किसी दिन एम्प्लॉय ने एम्प्लॉय को धीरे से 500 रुपया दे दिया, ऐसे ही बिना मतलब ही, चलो रखो 500 रुपए रख लो, बताइए 500 रुपए भी क्या है? सैलरी। ये 500 रुपए भी क्या है? सैलरी। तो पेमेंट एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को जाती है, चाहे किसी भी काम के लिए जाए, बिना काम के चली जाए, वो भी क्या है? सैलरी। और इनकम टैक्स कहता है उस पर टैक्स लगेगा। इन ऑल दीज केसेस इनकम ऑफ द रिसीवर इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। ये ऊपर वाले सभी केसेस में रिसीवर के हाथ में इनकम सैलरी नहीं कहलाएगी, तो वो तो हमने बता ही दिया। यहां पे पीजीबीपी कहला रहा था, बाकी 3 केसेस में आईयूएस कहला रहा है। टैक्सेबिलिटी ऑफ सैलरी, टैक्सेबिलिटी ऑफ सैलरी। अब हम लोग कुछ सैलरी के एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं और साथ में ये भी समझेंगे कि जहां पे सैलरी नहीं है, मतलब कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं जहां पे एक अंडरस्टैंडिंग बनाने जा रहे हैं कि क्या सैलरी होती है, क्या नहीं होती है। वेजेस फॉर वर्कर, क्या अंतर होता है वेजेस में और सैलरी में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरी? ऐसे समझ लीजिए, जहां पे मैनुअल वर्क रिक्वायर्ड होता है वहां पे हम बोलते हैं हम वेजेस दे रहे हैं, ठीक है। और जहां पे मैनुअल वर्क नहीं करना है, दिमाग से आप काम ले रहे हो, ठीक है, जहां पे आप दिमाग से काम ले रहे हो और उसके लिए पेमेंट मिलती है, तो उसे हम कहते हैं सैलरी, राइट। जैसे मजदूर जब काम करता है तो उसको वेजेस मिलती है, बिकॉज वो हाथ पैर अपने यूज कर रहा है और उसकी वजह से उसे तनख्वाह मिल रही है। इनकम टैक्स कहता है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वेदर इट इज वेजेस और सैलरी, इट इज वन एंड द सेम थिंग। वेजेस विल आल्सो बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। मतलब फॉर इनकम टैक्स देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरी। अंडरस्टूड एवरीवन? आम बोलचाल की भाषा में हम लोग ये सब बोलते हैं कि जो मजदूरी कर रहा है वो वेजेस पाता है, जो दिमाग से काम कर रहा है वो सैलरी पाता है। यह आम बोलचाल की भाषा में, इनकम टैक्स के हिसाब से कोई अंतर नहीं है। इनकम टैक्स कहता है वेजेस सैलरी कुछ भी हो, उसे हम सैलरी कंसीडर करते हैं एंड टैक्सेबल होगा वो अंडर द हेड सैलरी। Wages for worker, the same would be treated as salary and would be taxable accordingly. There arises no difference between wages and salary. Wages और salary में कोई अंतर नहीं है, इनकम टैक्स के लिए कोई अंतर नहीं है। सैलरी रिसीव बाय पार्टनर ऑफ द फर्म, बताया हमने, जो पार्टनर सैलरी रिसीव करते हैं पार्टनरशिप फर्म से, तो वो सैलरी नहीं कहला सकता इनकम टैक्स के हिसाब से। रीजन बीइंग कि फर्म एम्प्लॉयर नहीं है और उसके पार्टनर एम्प्लॉय नहीं है, वो पार्टनर ही ओनर है बिजनेस की। तो ऐसे केस में पार्टनर्स को जो भी सैलरी मिलती है फर्म से, वो उसकी पीजीबीपी की इनकम कहलाती है। पार्टनर के लिए पीजीबीपी की इनकम कहलाती है। Such remuneration would be treated as business income since the partner is not employee of the entity. Directors fees, डायरेक्टर फी को ही सिटिंग फी बोलते हैं बच्चों। सिटिंग फी डायरेक्टर फी एक ही बात है। किसको मिलता है बच्चों सिटिंग फी? पार्ट टाइम डायरेक्टर को। अब पार्ट टाइम डायरेक्टर को ये जो फीस मिलती है, क्या ये सैलरी कहलाती है? नहीं, ये आईयूएस की इनकम है। सिटिंग फी पेड टू डायरेक्टर फॉर अटेंडिंग बोर्ड मीटिंग इज नॉट सैलरी बट टैक्सेबल एज अदर इनकम। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, any amount payable to any whole time director who are also an employee of the company would be treated as salary
In any other case, the same would be treated as other income. Director's remuneration का मतलब हो गया salary to director. अब आइए यहां पे वापस से हम चलते हैं जहां पे हम बात कर रहे थे. देखिए, एक कंपनी एमडी को पेमेंट दे रही है, डब्ल्यूटीडी को पेमेंट दे रही है, ये तो सैलरी है. ठीक है. एक कंपनी डायरेक्टर जब भी बोले तो डायरेक्टर हु इज नॉट एम्प्लॉय की बात हो रही है, हु इज नॉट एम्प्लॉय मतलब पार्ट टाइम डायरेक्टर, इसको कौन सी पेमेंट कर रही है? ध्यान दीजिए, कंपनी पेमेंट कर रही है डायरेक्टर हु इज नॉट एम्प्लॉय. कंपनी पेमेंट किसको कर रही है? डायरेक्टर हु इज नॉट एम्प्लॉय. कौन सी पेमेंट कर रही है? सेटिंग फी की पेमेंट कर रही है. अगर ये सेटिंग फी की पेमेंट कर रही है तो ये कौन सी इनकम है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. देखिए, हम तो जनरली वो कंपनी मुझसे यही बोलती है कि आप राज अग्रवाल जी मीटिंग में आइए, बैठा करिए और मीटिंग में बैठने का आपको पैसा मिलेगा. लेकिन एक बार मीटिंग में एक काम डिसाइड हुआ कि ये कंपनी को करना है और सबको ये बात समझ में आ गई कि ये काम राज अग्रवाल जी के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता. तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि क्या सर आप ये काम करेंगे, कंपनी का ये काम क्या आप एग्जीक्यूट भी करा देंगे? ध्यान दीजिए, कोई और काम नहीं, एक स्पेसिफिक काम था, कंपनी के बाकी डायरेक्टर्स मैनेज नहीं कर पाते, वो टेक्निकल काम था थोड़ा. ठीक है. और उसमें टैक्सेशन की नॉलेज वगैरह रिक्वायर्ड थी. तो दे सेड कि सर आप ये काम कर लीजिए. आई सेड ओके, आई एम रेडी टू डू दिस वर्क फॉर द कंपनी. क्या कंपनी मुझे उसके लिए कुछ पेमेंट करेगी अलग से? हाँ, उसके लिए निश्चित है मुझे सिटिंग फी के अलावा कुछ सैलरी वगैरह की पेमेंट कर सकती है. ठीक है. ध्यान दीजिएगा, मैं जॉब नहीं कर रहा हूं, वो मुझे कुछ पेमेंट कर रही है, कुछ रेमुनरेशन दे रही है. ठीक है. और वर्ड रेमुनरेशन ही जनरली डायरेक्टर्स के रेफरेंस में यूज भी होता है. वो मुझे रेमुनरेशन दे रही है. ये रेमुनरेशन भी क्या है? आईयूएस. सिर्फ मीटिंग में बैठने के लिए तो सिटिंग फी मिलता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस है, 99.99% सिटिंग फी ही मिलेगा. 0.01% वाली हम बात कर रहे हैं कि हो सकता है मुझे रेमुनेशन दिया जा रहा हो कोई एक स्पेसिफिक काम को एग्जीक्यूट करने के लिए. कंपनी के डायरेक्टर चाहते हैं कि मैं वो काम एग्जीक्यूट करूं और मुझे उसके लिए अलग से रेमुनेशन मिल रही है. मुझे अलग से अगर वो रेमुनेशन मिल रही है तो स्टिल वो मेरे लिए सैलरी नहीं है. काम एग्जीक्यूट कराने के लिए जो पैसा मिल रहा है वो भी सैलरी नहीं है, वो भी आईयूएस ही है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, क्योंकि मैं उसका एम्प्लॉय नहीं हूं. बस आप कुल मिला के ऐसे समझ लीजिए कि एमडी डब्ल्यूटीडी को सैलरी मिलती है, अब पार्ट टाइम डायरेक्टर को सिटिंग फी मिले चाहे रेमुनेशन के नाम पे मिले, वो सब क्या है? आईयूएस. पेंशन टू रिटायर्ड एम्प्लॉय. एक एम्प्लॉय रिटायर कर गया है, उसके बाद एम्प्लॉय उसे पेंशन देता रहता है. जब वो रिटायर कर गया है तब तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है ही नहीं. देखिए, मैं रिटायर कर गया तो पेंशन तो मिल रही है ना, कौन दे रहा है? वही जो पुराना वाला एम्प्लॉयर था वो दे रहा है. लेकिन क्या जिस दिन पेंशन मिल रही है उस दिन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं. तो क्या ये पेंशन की पेमेंट सैलरी की इनकम कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? कहलाएगी, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप का मतलब क्या है अब आपको थोड़ा और बता रहे हैं. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप का मतलब है प्रेजेंट रिलेशनशिप, पास्ट रिलेशनशिप और फ्यूचर रिलेशनशिप. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप जरूरी नहीं है कि आज है और आज पेमेंट आ रही है तभी वो सैलरी कहलाएगा. अगर कभी भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप था, मतलब आज मेरे यहां कोई नौकरी कर रहा है, ठीक है, तो आज तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, आज मैं उसे कोई पेमेंट करता हूं तो वो सैलरी कहलाएगा. कल वो मेरे यहां से नौकरी छोड़ देता है, उसके बाद भी मैं कोई पेमेंट करता हूं उसे, तो वो भी सैलरी कहलाएगा. क्यों? क्योंकि वो पास्ट रिलेशनशिप है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का. ठीक है. तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ प्रेजेंट रिलेशनशिप नहीं होता. इनकम टैक्स कहता है पास्ट रिलेशनशिप, प्रेजेंट रिलेशनशिप एंड इवन फ्यूचर रिलेशनशिप. डिड यू अंडरस्टैंड? और यही रीजन है कि जो पेंशन एम्प्लॉय को मिलती है वो भी क्या कहलाती है? सैलरी की इनकम.
क्योंकि पेंशन किससे मिल रही है? पास्ट एम्प्लॉयर से। पेंशन टू लीगल हेयर ऑफ द डिजीज्ड एम्प्लॉय। अब कह रहा है कि अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है और पेंशन उसके घर वालों को मिलने लग जाए। अब ध्यान दीजिए, अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई और पेंशन उसके बेटे को मिलने लग जाए, तो वो बेटा तो कभी भी एम्प्लॉय नहीं ना था उसका। जिस एम्प्लॉयर से अब पेंशन आ रही है, पेंशन क्यों आ रही है? जो एम्प्लॉय था उसकी डेथ हो गई और एम्प्लॉय के बेटे को एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? पेंशन दे रहा है। तो समझने वाली बात यह है कि एम्प्लॉय का बेटा तो कभी भी एम्प्लॉय नहीं था उसका। तो ऐसे केस में अगर लीगल हेयर को, यानी कि बेटे को या फिर उस एम्प्लॉय की वाइफ को इसको पेंशन मिलती है, तो इनके हाथ में ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होती है। रेम्युनरेशन पेड टू टीचर ऑफ एनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज। जो रेम्युनरेशन पे की जाती है यूनिवर्सिटी के टीचर को, कॉलेज के टीचर को, ये कौन सी इनकम है? ये सैलरी की इनकम है। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी दूसरे कॉलेज का पेपर सेट करना है, किसी दूसरे कॉलेज में जाके इन्विजिलेशन करना है, एग्जाम के दौरान जो बच्चों को वॉच करते रहते हैं, इन्विजिलेशन करना है, ठीक है, कॉपी करेक्शन करना है, एग्जाम कॉपी करेक्शन करना है, इसके लिए अगर मुझे दूसरे कॉलेज से पेमेंट आएगी तो वो IUS है। हाँ, सेम कॉलेज मुझे अगर इन चीजों के लिए भी पेमेंट करेगा तो भी वो सैलरी की इनकम है। मैं कॉलेज में पढ़ाता हूं इसलिए मुझे सैलरी मिलती है, वो सैलरी की इनकम है। उसी कॉलेज में मैंने पेपर सेट किया, उसी कॉलेज की एग्जाम की कॉपी चेक की, उसी कॉलेज में मैंने इन्विजिलेशन किया और उस कॉलेज ने मुझे अलग से उसके लिए पेमेंट दी, जो अलग से पेमेंट दी वो भी सैलरी की इनकम है। वॉलंटरी रिटायरमेंट पेमेंट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय को वॉलंटरी रिटायरमेंट पेमेंट करता है तो वो भी सैलरी है। वॉलंटरी रिटायरमेंट क्या होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे यहाँ जरूरत से ज्यादा एम्प्लॉय हो गए। अब आप कहोगे सर जरूरत से ज्यादा हो कैसे गए, आपने रख क्यों लिया? जब आपकी जरूरत खत्म हो गई थी तो रखना बंद कर देना चाहिए था। नहीं, ऐसा होता नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि मेरा बिजनेस बड़ा पीक पे चल रहा था, तो मुझे ज्यादा इंप्लॉयज की जरूरत थी, मैंने रख लिया। अब बिजनेस में डाउनफॉल आ गया है, तो अब इतनी इंप्लॉय की आवश्यकता नहीं है। अब इस फिलहाल समय में जो काम है वो इतना काम नहीं है कि इतनी इंप्लॉय की आवश्यकता है। तो हम क्या करते हैं? वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लाते हैं। हम कहते हैं कि देखिए, आप लोग 25 लोग यहां पे काम कर रहे हैं, इतनों की जरूरत है नहीं, हमें बस जरूरत है 18 लोगों की। 7 लोग अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से निकल जाइए, जो लोग निकलेंगे उनको 50,000 रुपए भी दूंगा मैं। ठीक है, क्यों 50,000 रुपया दे रहे हैं? एक्चुअली हम चाहते नहीं है कि कोई प्रॉब्लम हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, कोई डिससैटिस्फैक्शन नहीं चाहते। हम चाहते हैं जो जा रहा है वो भी खुशी खुशी जाए। मैं किसी को जबरदस्ती निकालूंगा तो शायद उसे अच्छा ना लगे, और बाकी लोग जो मेरे साथ काम करते रहेंगे ना, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। उनको लगेगा अरे ये क्या करते, जब मन करता है रख लेते, जब मन करता है निकाल देते, तुरंत लात मार देते हैं। तो जो लोग मेरे यहाँ काम कर रहे होंगे ना, उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने इसीलिए बड़ा शांतिपूर्वक स्कीम डिवाइस किया, वॉलंटरी रिटायरमेंट। वॉलंटरी रिटायरमेंट एक शांतिपूर्वक स्कीम है जो ये कहता है कि अपने से वॉलंटरी रिटायर हो जाओ, कहने की जरूरत ना पड़े, अपने से रिटायर हो लो अभी तुरंत। कंपनी छोड़ दो, आपको 50,000 रुपए भी मिलेंगे, छोड़ने का 50,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, ये जो पेमेंट एम्प्लॉयर ने की है, कब की, जरा ध्यान दीजिएगा। छोड़ दिया एम्प्लॉय तब तो की आपने। 50,000 हम कब देंगे? जब वो कहेगा, अपना रेजिग्नेशन साइन करके देगा कि यस मैं छोड़ रहा हूं, तब ना दूंगा। और जिस दिन रिजाइन कर दिया, जरा ध्यान दीजिए, क्या वो एम्प्लॉय है? अब तो एम्प्लॉय है ही नहीं। लेकिन मैंने उसको पेमेंट की कितने की? 50,000 रुपए। तो क्या वो सैलरी कहलाएगा? हाँ, सैलरी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हम पास्ट एम्प्लॉयर थे। एम्प्लॉयर का मतलब प्रेजेंट एम्प्लॉयर थोड़ी ना होता है, पास्ट एम्प्लॉयर से भी जो आएगा वो सैलरी है। तो वॉलंटरी रिटायरमेंट पे जो मैं पैसा दूंगा वो भी पाने वाले के हाथ में क्या है? सैलरी की इनकम है। रेम्युनरेशन टू MP MLA, MP पार्लियामेंट के मेंबर, MLA लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, MPs बेसिकली जिनसे सेंट्रल गवर्नमेंट बना है, MLAs जिनसे स्टेट गवर्नमेंट बनी है। इन्होंने ये बताया है कि ये लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। बता सकते हैं, यही लोग कानून बनाने वाले हैं। इन्होंने अपने बारे में बताया कि हम लोग सरकारी नौकर नहीं है, हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, हम लोग खुद ही गवर्नमेंट है।
और ऐसे में सिंस हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो जो पैसा आ रहा है वो सैलरी कैसे होगी, क्योंकि पैसा जो एम्प्लॉय को आता है वो ना सैलरी होती है। हम कोई सरकारी नौकर थोड़ी ना है, ये एमपी एमएलए बोल रहे हैं, हम सरकार हैं। तो इसलिए हमारे हाथ में जो इनकम आएगी, इनका कहना है कि ये क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग। तो हम लोग ने कुछ एग्जांपल देखे, इससे हमारा माइंड जरूर क्लियर हो गया और हमें पता चल गया कि सैलरी कब है और कब सैलरी नहीं है। ठीक है, और जब भी सैलरी नहीं है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल फाइंड कि वो अदर सोर्सेस हो जाता है। कुछ केसेस में बिजनेस भी है, जैसे कि पार्टनरशिप फंड से जो पेमेंट आ रही थी पार्टनर्स को, ठीक है, चाहे सैलरी की हो चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, वो सब बिजनेस की वजह से, इसलिए वो पार्टनर के हाथ में क्या था, बिजनेस की इनकम थी। पार्टनरशिप फर्म क्या है, बिजनेस ही तो है, और ये पैसा सैलरी और इंटरेस्ट जो पार्टनर को आ रहा है वो बिजनेस से पैसा खींच के आ रहा है, और इसलिए वो उनके हाथ में पीजीवीपी की इनकम कहलाती है। एम्प्लॉयर इंक्लूड्स फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब होता है पास्ट, एम्प्लॉयर का मतलब पास्ट एम्प्लॉयर भी है। प्रेजेंट, प्रेजेंट तो आप समझते ही हैं, प्रेजेंट का मतलब द करंट एम्प्लॉयर, जो अभी एम्प्लॉयर है। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर का मतलब होता है फ्यूचर एम्प्लॉयर। पास्ट एम्प्लॉयर तो हमने आपको समझा दिया कि मेरे यहां पहले कोई जॉब करता था, आज नहीं करता है, लेकिन मैं उसे कोई पेमेंट करूंगा तो वो सैलरी की इनकम उसके लिए कहलाएगी। जॉब छोड़ने के बाद भी उसको अगर मैं कोई पेमेंट करूंगा तो वो सैलरी की इनकम कहलाएगी उसके लिए। प्रेजेंट में तो भाई कोई डाउट ही नहीं है आपको कि आज वो मेरा एम्प्लॉय है, आज मैं उसका एम्प्लॉयर हूं, और कोई भी पेमेंट करूंगा तो क्या कहलाएगा, सैलरी कहलाएगा। नो, समझ लीजिए प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, यहां थोड़ा समझने वाली बात है। मेरे पड़ोस में एक ऑफिस है, ठीक है, और उसका प्यून अक्सर मेरी ऑफिस आया जाया करता है फाइल पहुंचाने के लिए, वो बगल वाली ऑफिस से। मेरे जो पड़ोस में ऑफिस है उसका जो प्यून है अक्सर मेरी ऑफिस विजिट करता है, उस ऑफिस से फाइल का आदान प्रदान होता रहता है। इसलिए वो जो लड़का आता है ना बगल वाली ऑफिस से, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। गलत मत समझिएगा, बहुत अच्छा लगने का मतलब क्या है, उसका काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मेरी इच्छा है कि वो मेरी ऑफिस में काम करे, क्योंकि उसे बड़ी समझ है, ठीक है, बड़ा इंटेलिजेंट है, बड़ा शार्प माइंडेड लड़का है। मैं चाहता हूं कि वो लड़का मेरे यहां जॉब करे, लेकिन मैं उससे कह भी नहीं सकता ये बात, मेरे पड़ोस वाली ऑफिस में ही काम करता है और जिसके यहां काम करता है उससे भी मेरे बड़े अच्छे संबंध है, तो मैं कैसे कह दूं उसे। मैंने एक दिन क्या किया, जब वो बंदा मेरी ऑफिस आया तो मैंने उसे धीरे से 1000 रुपए दे दिए, धीरे से या जैसे भी, मैंने 1000 रुपए उसे दे दिया। उसने बोला सर किस बात का, हमने कहा रखो बेटा रखो। ऐसा है, संडे को तुमसे मिलना है 2 घंटे के लिए, तुम 10 बजे जरा संडे को चले आना तो मेरी ऑफिस, इस बार संडे को मेरी ऑफिस खुलेगी, 10 बजे चले आना, 10 बजे तुमसे मिलना है। मैंने कुछ बताया नहीं, बस 1000 रुपए उसको दे दिया। इससे ये इंश्योर हो गया कि बंदा संडे को 10 बजे जरूर आएगा। आएगा कि नहीं, आपको क्या लगता है, आएगा। अभी 1000 रुपए दिए मैंने, बिना बात के दे दिए हैं, आएगा कि नहीं, आएगा, संडे को तो जरूर आएगा आपको। अब वो जब संडे को आता है तो मैं उससे थोड़ी सी बातें करता हूं। मैं पूछता हूं कि तुम्हें क्या तनख्वाह मिलती है, बगल वाली ऑफिस में काम करते हो। उसने बताया कि मैं बगल वाली ऑफिस में काम करता हूं, मुझे 10,000 रुपया मिलता है। मैंने कहा एक काम करो यार, तुम्हारी वर्थ ज्यादा है, मैंने इंकरेज करना उसको। मैंने कहा कि अरे नहीं यार, तुम्हें 10,000 नहीं मिलने चाहिए, तुम्हें तो कम से कम भी 12,000 तो मिलनी ही चाहिए। वैसे तो तुम्हारी वैल्यू 13,000 होनी चाहिए, लेकिन चलो 12 तो कम से कम भी मिलना चाहिए। कहा बात तो सही कह रहे हैं सर, अब वो भी देखिए, बात तो सही कह रहे हैं सर, मिलना तो 12,000 ही चाहिए कम से कम भी, लेकिन वहां तो 10 ही मिल रहा है, अब मैं क्या करूं। जब वो बोलता है अब मैं क्या करूं, तो अब मैं बोलता हूं एक काम कर, तू मेरे यहां रह ले, 12,000 रुपए मैं तुझको दूंगा, मेरे यहां रह ले। जब उसी से बुलवा दिया, अब मैं क्या करूं, उसने बोला सर मिलने तो चाहिए 12,000, लेकिन अब मैं क्या करूं। मैंने कहा अब मैं क्या करूं, एक काम कर, तू मेरे यहां रह ले, 12,000 मैं तुझको दूंगा। अब 12 भी क्या छोड़, 13,000 रुपए देता हूं तुझको, क्योंकि वो 12 पे एग्री हो रहा था, ठीक है, और मुझे से रास्ता पूछ रहा था। जब सोचो मैं ही रास्ता भी बता दूं और 13,000 कर दूं, अब वो रहेगा कि नहीं रहेगा। वो मेरे यहां जॉब ज्वाइन कर लेता है और महीना पूरा होता है, उसे 13,000 रुपए की तनख्वाह भी मिल जाती है। अब बात समझिएगा, ये जो 13,000 रुपए मैंने दिए, ये क्या है, सैलरी की इनकम। और जो 1,000 रुपए बहुत पहले ऐसे ही झूठ मूठ का दे दिया था, वो क्या था,
वो भी सैलरी की इनकम, क्योंकि उस दिन मैं उसका क्या था, फ्यूचर इंप्लॉयर। मैं उस दिन जिस दिन 1000 रुपए दिया था उस दिन इंप्लॉयर नहीं था, लेकिन उस दिन फ्यूचर इंप्लॉयर था कि नहीं था, बाद में इंप्लॉयर बना, इसलिए वो 13,000 रुपए भी सैलरी की इनकम है, जो 1000 रुपए पहले ले गया था वो भी सैलरी की इनकम बन जाएगी। अब आप कहेंगे सर अगर वो मान लीजिए ज्वाइन नहीं करता, तो आप भले उसको 13,000 का ऑफर दिए, वो कहता है नहीं सर मैं तो काम वहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, मैं बरसों से वहां काम कर रहा हूं, मेरे पिताजी भी वहीं काम करते थे, अब मैं भी वहीं काम करता हूं, मेरा बेटा भी वहीं काम करेगा। अरे ये देखो, अभी उसको छोड़ना, वो तो अपने बेटे को भी कह रहा है वहीं काम करेगा। अब जो मैंने 1000 रुपए दिए थे उसका क्या हुआ, वो उसकी इनकम है। हाँ, इनकम टैक्स तो कहता है जो भी पैसा आएगा वो इनकम है। अब इनकम है कौन सी, ये बात अलग है। कौन सी इनकम है आपके हिसाब से? जो 1000 रुपए मैंने दिए थे उसने मेरी नौकरी ज्वाइन नहीं की, अब क्या होगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस बन जाएगी उसकी, ठीक है। अगर कर लेगा तो वही 1000 रुपए सैलरी की इनकम कहलाएगी। समझ में आ गई बात सबको? तो एम्प्लॉयर कौन हो सकता है, पास्ट एम्प्लॉयर, प्रेजेंट एम्प्लॉयर एज वेल एज फ्यूचर एम्प्लॉयर। तो ये तो हो गया सैलरी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हमें एक विशेष बात करनी है, मतलब अब हम चैप्टर में घुस रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, और सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है कि सैलरी टैक्सेबल कैसे होती है। बेसिस ऑफ चार्ज, सेक्शन 15 बताता है बेसिस ऑफ चार्ज सैलरी टैक्सेबल कैसे होती है। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट और ड्यू बेसिस विच एवर इज अर्लियर। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। मतलब अगर सैलरी ड्यू हो गई आपकी, अगर आपकी सैलरी ड्यू हो गई, आपको रिसीव नहीं हुई है, एम्प्लॉयर ने दिया ही नहीं, सैलरी नहीं दे रहा है एम्प्लॉयर, अभी बाकी लगा के रखा है पैसा, तो भी सैलरी आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी। अगर आपको सैलरी रिसीव हो गई और ड्यू ही नहीं हुई है, सैलरी आपको रिसीव हो गई ड्यू नहीं हुई, इसका मतलब क्या है, एडवांस में पैसा पा गए, ठीक है। ड्यू तो अभी हुई नहीं सैलरी, क्यों ड्यू नहीं हुई, क्योंकि अभी आप आगे के 3 महीने का सैलरी उठा के बैठे हो, वो ड्यू कहां होगी, वो ड्यू तो आगे के 3 महीने में होगी ना, सैलरी ड्यू हुई नहीं आपकी, फिर भी आपको रिसीव हो गई, क्या वो भी टैक्सेबल हो जाएगा? हो जाएगा। जो पहले हो गया, ड्यू पहले हो गया तो टैक्सेबल, रिसीव पहले हो गया तो टैक्सेबल। हम इनफैक्ट पहले वर्ड यूज करते ही नहीं है। बेसिकली वी नीड टू डू कैलकुलेशन, हमें तो जोड़ना है भैया, हमको तो इनकम जोड़ के निकालनी है कि कितनी सैलरी की इनकम बैठती है। तो अर्लियर वर्ड हमारे लिए ज्यादा सूटेड नहीं है, हम जो वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं विच एवर इज हायर। और अगर आपको याद आ रहा हो तो बेसिक क्लास में मैंने ये बात आपको उस दिन भी समझाई थी, जो जल्दी होगा वही ज्यादा होगा। समझिए क्यों, जो जल्दी होगा वही ज्यादा होगा। अगर आप 12 महीने काम किए हो, अगर आप 12 महीने काम किए हो तो सैलरी कितने महीने की ड्यू होगी, 12 महीने की सैलरी। 12 महीने अगर काम किए हो तो, 12 महीने काम ही नहीं किए हो, नौकरी 12 महीने नहीं किए हो तो 12 महीने की ड्यू नहीं होगी, लेकिन अगर किए हो तो ड्यू होगी कि नहीं, 12 महीना होगी। तो हम एज्यूम कर ले रहे हैं एक बार कि आप साल भर काम करते हो, ठीक है, बदतमीज किस्म के नहीं हो कि पहले 2 महीना काम किया, फिर 2 महीना घर पे रहेंगे, फिर 2 महीना काम करेंगे, फिर घर पे रहेंगे, 12 महीना काम करते हो आप। अगर आप 12 महीने काम करते हो तो सैलरी ड्यू होती है 12 महीने की, लेकिन अगर हम पैसा रिसीव करने की बात करें तो हो सकता है आपको 10 ही महीने की तनख्वाह मिली हो। पॉसिबल है कि नहीं है भाई, रिसीव तो कम भी हो सकता है, अभी एम्प्लॉयर नहीं दिया है 2 महीने की सैलरी, बाकी चल रही है, लेकिन 12 महीने काम की हो तो ड्यू तो 12 महीने की हो गई है ना। रिसीव हो सकता है 10 ही महीने की हुई हो सकता है 12 महीने की हो गई, एम्प्लॉयर बड़ा अच्छा है, टाइमली एकदम पेमेंट करता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको 15 महीने की सैलरी मिल गई हो। क्यों 15 महीने की मिल गई बच्चों, 3 महीने की एडवांस मिल गई, आपने रिक्वेस्ट की एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉयर ने 3 महीने की आगे तक की सैलरी दे दी आपको। यानी एक बात समझिएगा, अगर हम 12 महीने काम करते हैं तो ड्यू तो 12 महीने की होगी, लेकिन रिसीव हो सकता है 10 महीने हुई हो सकता है 12 महीने की हुई हो, और हो सकता है 15 महीने की हो गई हो। अब एक एक केस को पकड़ते हैं, सबसे पहले हम ये वाला केस समझेंगे, 12 महीने की ड्यू लेकिन 10 महीने की पेमेंट, इस केस को समझो। क्या चीज पहले हुआ है, ड्यू की रिसीव,
ड्यू पहले हो गया, 12 महीने का ड्यू हो गया, अभी रिसीव नहीं हुआ है, रिसीव पीछे हो रहा है, देर में हो रहा है, तभी तो रिसीव पीछे है, रिसीव 10 ही महीना है। बात समझिए, क्या चीज जल्दी हो रहा है? अगर हम आपसे कहते हैं कि 10 महीने की रिसिप्ट हुई है और 12 महीने का ड्यू हो गया, तो कौन सी चीज जल्दी हो रही है? ड्यू जल्दी हो रहा है, रिसीव पीछे पीछे चल रहा है। देखो 10 ही महीना अभी रिसीव हुआ है, यानी ड्यू आगे चल रहा है, रिसीव पीछे चल रहा है। कौन सा अर्लियर है? विच इज अर्लियर? अर्लियर क्या है? क्या जल्दी जल्दी हो रहा है? ड्यू। क्या जल्दी जल्दी हो रहा है? ड्यू जल्दी जल्दी हो रहा है। सबको समझ में आया कि नहीं ये बात? ड्यू जल्दी हो रहा है। अब एक बात बताइए, ड्यू जल्दी हो रहा है ना, ज्यादा क्या है? ड्यू ही तो ज्यादा है, 12 महीने की सैलरी। तो विच एवर इज अर्लियर का मतलब ही होता है विच एवर इज हायर। अरे वही चीज ज्यादा होगी जो ज्यादा तेजी से चल रही है। अब यहां वाले एग्जांपल में समझाएं, ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना। अगर नहीं समझ में आएगा ना तो सीधे रट लेना, विच एवर इज हायर। विच एवर इज अर्लियर का मतलब होता है विच एवर इज हायर। जोर दिमाग पे उतना ही देना कि दिमाग फटे ना। आइए यहां पे समझते हैं। ड्यू 12 महीने की हुई, रिसीव 15 महीने की हो गई। सैलरी ड्यू 12 महीने की हुई, रिसीव 15 महीने की हो गई। मुझे बताइए क्या चीज तेजी से हो रहा है? आगे आगे क्या चल रहा है? रिसिप्ट आगे चल रहा है कि ड्यू आगे आगे चल रहा है? रिसिप्ट आगे चल रहा है, तभी तो 15 महीने हो गया। ड्यू पीछे पीछे चलेगा उसके। रिसिप्ट आगे आगे चल रहा है। अर्लियर इज योर रिसिप्ट, ये अर्लियर है। अब एक बात बताइए, ज्यादा क्या है? यही तो है 15 महीने की सैलरी, रिसिप्ट। तो जो अर्लियर होगा वही ज्यादा होगा बच्चों, ठीक है ये बात? तो अब मैं आपको से बोलूंगा, जो मैं बोल रहा हूं वो याद करेंगे आप। सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट और ड्यू बेसिस विच एवर इज हायर। ड्यू या रिसिप्ट में से जो ज्यादा होगा वही आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। आइए एग्जांपल्स करते हैं इसके लिए। एग्जाम्पल नंबर 1। छोटे एग्जाम्पल से आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और 3-4 कैलकुलेशन में हम लोग कोशिश करेंगे कि सैलरी कितनी टैक्सेबल होती है ये निकालना आ जाए। हमें सैलरी कौन सी ईयर की निकालनी है बच्चों, ये भूलना मत। मैं फिर से लिख देता हूं, हमें कैलकुलेट करनी है सैलरी फॉर द प्रीवियस ईयर 1890। ये बात भूलिएगा नहीं, ठीक है? मिस्टर एक्स ज्वाइंट जॉब, और ये एग्जांपल लिखिए, आप सभी नोट करेंगे, सिर्फ देखना नहीं है, नोट भी करना है। मिस्टर एक्स ज्वाइंट जॉब ऑन 1/5/18 salary gets due on last day of each month and is paid on 5th day of next month. Salary per month is ₹30,000. आपको नहीं करना बच्चों, ये क्वेश्चन मैं ही सॉल्व कराऊंगा आपको। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। मिस्टर एक्स ने जॉब ज्वाइन की है 1/5/2018 को, ठीक है? सैलरी गेट्स ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। सैलरी ड्यू कब होती है? लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। और वो पे कब होती है? अगले महीने की 5 तारीख को। इस ड्यू का मतलब क्या होता है बच्चों? अब ये मैं आपको बता दूं। ड्यू का मतलब होता है किस डेट को एम्प्लॉयर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सैलरी पेबल की एंट्री करता है। इसका मतलब ये होता है कि वो सैलरी गेट्स ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। तो पता है लास्ट डे ऑफ मंथ को वो एक एंट्री करता है। कौन सी एंट्री करता है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल। कितना? 30,000। जिस दिन एम्प्लॉयर ये एंट्री करता है ना, जिस दिन एम्प्लॉयर ये एंट्री करता है,
वो कहलाती है सैलरी ड्यू डेट। व्हाट इज सैलरी ड्यू? जिस दिन एम्प्लॉयर सैलरी पेबल की एंट्री करता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट, उसे कहा जाता है सैलरी ड्यू की डेट। जिस दिन एम्प्लॉयर पेमेंट करता है वो एम्प्लॉय के लिए कहलाता है रिसिप्ट की डेट। फिर से सुनिएगा, यहां पे लिखता है ना, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन रिसिप्ट बेसिस और ड्यू बेसिस विच एवर इज हायर। रिसिप्ट का मतलब क्या है? रिसिप्ट का मतलब है एम्प्लॉयर की पेमेंट। सीधी सी बात है, एम्प्लॉयर की पेमेंट ही तो एम्प्लॉय का रिसिप्ट होगा। और ड्यू का मतलब क्या है? जिस दिन एम्प्लॉयर सैलरी पेबल की एंट्री करता है, एम्प्लॉयर सैलरी पेबल की एंट्री करता है। बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए, एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी की जो इनकम टैक्सेबल होती है वो डिपेंड करती है एम्प्लॉयर की अकाउंटिंग पे। एम्प्लॉयर किस तरीके से अकाउंटिंग करता है इसी पे डिपेंडेंट होती है एम्प्लॉय की सैलरी की इनकम। जिस दिन एम्प्लॉयर सैलरी पेबल की एंट्री मारता है उसे कहा जाता है ड्यू होना, और जिस दिन एम्प्लॉयर पेमेंट की एंट्री मारता है उस दिन कहलाता है सैलरी का रिसीव होना। अब पेमेंट की एंट्री किस दिन करता है? 5th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ को ये करता है। ठीक है, क्या एंट्री करता है पेमेंट की? सैलरी पेबल डेबिट 30,000 रुपया टू बैंक। बच्चों ये जो पहली वाली एंट्री है इसे कहा जाता है ड्यू की एंट्री, और ये जो एंट्री है इसे कहा जाता है एम्प्लॉय के रिस्पेक्ट में रिसिप्ट की एंट्री। एम्प्लॉयर का पेमेंट एंट्री है, एम्प्लॉय के लिए ये ड्यू है और यही एम्प्लॉय के लिए ये वाला रिसिप्ट है। सबसे पहली ये वाली एंट्री किस दिन मारेगा एम्प्लॉयर? आप बताओ हमको, ये पहली वाली जो एंट्री है ये सबसे पहली बार कब मारेगा एम्प्लॉयर? एक्स ने जॉब ज्वाइन किया है 1/5/18 को, 1 मई को जॉब ज्वाइन किया है, तो पहली एंट्री कब मारेगा वो? सैलरी गेट्स ड्यू ऑन लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। हर महीने की आखिरी तारीख को वो सैलरी पेबल की एंट्री कर देता है एम्प्लॉयर, यानी पहली एंट्री मारेगा वो 30/5/18 को, ये वाली। और सबसे पहली एंट्री ये वाली कब मारेगा एम्प्लॉयर? अगले महीने की 5 तारीख को पेमेंट करता है, तो मई की सैलरी कब पेमेंट होती है? 5 जून को, तो 5/6/18 को पहली बार ये वाली एंट्री होगी। सबको इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो ये बताइए। ड्यू का मतलब होता है पेबल, सैलरी पेबल की एंट्री करना। रिसिप्ट का मतलब होता है सैलरी पेमेंट की एंट्री करना। कोई तकलीफ यहां तक? ठीक है, अब आप ये बताइए प्रीवियस ईयर 18-19 में सैलरी ड्यू कितनी बार होगा? सबसे पहली बार ड्यू हुआ है 30 मई को, तो मई में ड्यू हो गया। फिर अगला ड्यू कब होगा? 30 जून, फिर 30 जुलाई। आखिरी ड्यू कब होगा? 30 मार्च 2019, 30 मार्च 2019 आखिरी ड्यू होगा प्रीवियस ईयर 18-19 में। ध्यान दीजिए, आप प्रीवियस ईयर 18-19 का बस ड्यू देखिए, तो मई से लेके मार्च तक हर महीने में ड्यू होगा, यानी 11 बार ड्यू होगा। ड्यू होगी सैलरी 11 बार, 30,000 इंटू 11, 3,30,000। रिसिप्ट, रिसिप्ट का मतलब है एम्प्लॉयर ने पेमेंट एंट्री क्या बार की प्रीवियस ईयर 18-19 में। पहली पेमेंट की एंट्री आ रही है जून में, 5 जून को। आखिरी पेमेंट की एंट्री कब आएगी? ऐसे 5 जून को भी आएगा, 5 जुलाई को भी आएगा। 5 जून को मई वाला पे हुआ, जून वाला 5 जुलाई को पे होगा, जुलाई वाला 5 अगस्त को पे होगा। आखिरी पेमेंट की एंट्री जाएगी मार्च में 5 तारीख को। हाँ, और जो मार्च वाली सैलरी होगी ना वो तो अप्रैल में पेमेंट जाएगी, तो वो भूल जाओ अभी। ठीक है, प्रीवियस ईयर 18-19 में कितनी बार पेमेंट की एंट्री कर पाएंगे हम? जून से लेके मार्च तक एंट्री करेंगे, 5 जून से लेके 5 मार्च तक एंट्री होगी। क्या बार होगी? तो देखिए हर महीने में एंट्री हो रही है जून से लेके मार्च तक, बस अप्रैल और मई में नहीं हुई, यानी एंट्री रिसिप्ट वाली जो है वो 10 बार है। 30,000 इंटू 10, 3 लाख। ड्यू और रिसिप्ट में से जो ज्यादा होता है वो सैलरी की इनकम होती है। व्हाट इज सैलरी इनकम? सैलरी की इनकम होगी एम्प्लॉय की 3,30,000।
मिला कितना एम्प्लॉय को, 3 ही लाख रुपए मिला है, लेकिन इनकम 3,30,000 कहलाएगी, क्योंकि ड्यू 11 महीने की हो चुकी है। सबको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन दे, कॉपी कर लीजिए अच्छे से, एंट्री वगैरह सब कॉपी कर लीजिए, एंट्री का मतलब भी लिख लीजिए। ठीक है, आगे देखिए। एग्जाम्पल 2, मिस्टर एक्स ज्वाइंट जॉब on 1/1/18. Salary gets due on last day of each month and is paid on fourth day of next month. Salary per month is equal to 40,000. Calculate salary income for PY 18-19. ठीक है, यहां तक क्वेश्चन। जॉब की ज्वाइनिंग डेट ध्यान दीजिएगा, हमने 1 जनवरी 2018 दी है। इनकम हमको 1 जनवरी 2018 से नहीं जाननी है, हमको इनकम जाननी है बस प्रीवियस ईयर 18-19 की। 18-19 प्रीवियस ईयर का मतलब फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019, ये आपको इनकम निकालनी है। अब ये देख लीजिए कि इस प्रीवियस ईयर में कितनी बार ड्यू हुआ और कितनी बार रिसीव हुआ। सॉल्यूशन बस ऐसे ही निकलेगा, ड्यू कितनी बार हुआ और रिसीव कितनी बार हुआ। जो ज्यादा है वो इनकम है। तो 40,000 इंटू कितना महीना करना है ड्यू के लिए, और 40,000 इंटू कितना महीना करना है रिसिप्ट के लिए, बस यही देखना है आपको। सोचिए और बताइए। क्लियर है ना सबको?
किया आप लोगों ने? बताइए जरा। सैलरी ड्यू हर महीने की आखिरी तारीख को होती है, तो भाई अप्रैल में भी सैलरी ड्यू होगी, अप्रैल 2018 में भी सैलरी ड्यू होगी, मार्च 2019 में भी सैलरी ड्यू होगी कि नहीं होगी? हर महीने सैलरी ड्यू हो रही है। आपने 1118 से जॉब ज्वाइन किया है तो हर महीने जनवरी से लेके अब हर महीने सैलरी ड्यू होगी। हम लोग कंसर्न है प्रीवियस ईयर 18-19 से, तो बस उस प्रीवियस ईयर की बात कर लेते हैं। तो अप्रैल 18 से लेके मार्च 19 हर ईयर में सैलरी ड्यू हो रही है, 12 मंथ तक सैलरी ड्यू होगी 480। क्या हर महीने में सैलरी भी रिसीव हो रही होगी? अप्रैल में रिसीव हो रही है सैलरी, अप्रैल 18 में, हाँ 4 अप्रैल को सैलरी रिसीव हुई होगी। कौन सी? मार्च 18 वाली। तो 4 अप्रैल को भी सैलरी रिसीव हुई है, मई में भी रिसीव हो रही है, हर महीने हो रही है। क्या मार्च 19 में भी सैलरी रिसीव हो रही होगी? बिल्कुल रिसीव हो रही होगी 4 तारीख को, फरवरी 19 वाली, यानी हर महीने की 4 तारीख को तो सैलरी रिसीव हो रही है। अरे हम तो जनवरी 18 से जॉब कर रहे हैं ना, तो हर महीने की 4 तारीख को तो सैलरी आ ही रही है, पिछले महीने की छोड़े तो है नहीं जॉब, तो हर महीने की 4 तारीख को सैलरी रिसीव हो रही है और हर महीने की 30 तारीख को सैलरी ड्यू हो रही है, तो रिसीव भी हमको 12 महीने की हुई है 480। इनकम मेरी कितनी? दोनों में से जो ज्यादा है, दोनों ही बराबर है 480। अब आपको एक बात बताएं, ये क्या सिखाने के लिए हमने ये एग्जांपल किया था? बेसिकली ड्यू और रिसीव में अंतर तभी आता है जब ड्यूरिंग द करंट ईयर हम या तो नौकरी छोड़ देते हैं या तो ड्यूरिंग द करंट ईयर ही हम नौकरी ज्वाइन करते हैं। अगर कोई पहले से नौकरी कर रहा है और लगातार करते जा रहा है तो साल में 12 बार ड्यू होगी और 12 बार रिसीव होगी। या पिछले महीने का आएगा चाहे कोई भी आएगा, हर महीने आएगा ना सैलरी, बस इतना कॉमन सेंस लगाओ। कौन से महीने का आएगा क्या आएगा छोड़ दो, अगर हम पहले से नौकरी करते चले आ रहे हैं, ठीक है, तो हर महीने तो सैलरी आ रही है। वो हो सकता है पिछले महीने की हो या कुछ भी हो, आती तो हर महीने है ना, तो 12 महीने सैलरी आएगी। अब 12 महीने काम किए इसलिए 12 महीने ड्यू भी होगी। तो बेसिकली ड्यू और रिसीव बराबर होता है उनके लिए जो पहले से काम करते चले आ रहे हैं और साल के बीच में कभी नौकरी छोड़े भी नहीं है, तो 12 महीने उनका ड्यू होता है, 12 महीने रिसीव भी होता है। हर महीने काम किए तो 12 महीने ड्यू हुआ और हर महीने सैलरी भी पाए हैं तो 12 महीने रिसीव हुआ। ये तो उनके केस में रिसीव वगैरह कम हो जाता है जो करंट ईयर में जॉब ज्वाइन करते हैं। अब एक ऐसे समझिए, करंट ईयर में ही हमने जॉब ज्वाइन किया, ठीक है, और सैलरी हमको मिलती है अगले महीने की 5 तारीख को, तो भाई काम एक महीना इस बार ज्यादा हो गया इस साल और सैलरी एक महीने कम आई, क्योंकि पहले महीने हमको सैलरी रिसीव नहीं हुई होगी, अगले महीने से रिसीव हुई होगी ना। समझ में आ रही है बात? तो जो पहले साल हम जिस साल जॉब ज्वाइन करते ना, उस साल ये अंतर आता है कि ड्यू तो मेरी ज्यादा हो गई। मान लीजिए हम इस साल अप्रैल में जॉब ज्वाइन करेंगे तो अप्रैल की सैलरी तो मई में आएगी ना, तो इस बार सैलरी हमने काम किया 12 महीने, सैलरी पाए बस 11 महीने में, तो ये पहले साल ही अंतर आता है। तो मोटा मोटी हम आपको यही समझाना चाहते थे, जो काम करते चले आ रहे वर्षों से उनके लिए ड्यू रिसीव सब बराबर ही होता है वैसे तो। आइए थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन होगा, इसमें हम बंदे को जॉब ज्वाइन कराएंगे, छुड़वाएंगे भी जॉब, दूसरी नौकरी भी ज्वाइन करा देंगे, बहुत कुछ कराएंगे। अब आप हमको बताइएगा ड्यू कितना हुआ, रिसीव कितना हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल 3, मिस्टर एक्स ज्वाइंड ए लिमिटेड on 1/5/18 at salary of ₹30,000 per month. Salary gets due on third day of next month. सैलरी ड्यू भी अगले महीने की 3 तारीख को एम्प्लॉय कराता है, मतलब सैलरी पेबल की एंट्री पता है कब करता है?
अप्रैल की अगर एंट्री होगी तो वो मई की 3 तारीख को एंट्री करेगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी पेबल एंड पेड ऑन 5th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। और पे कब करता है? अगले महीने की 5 तारीख को। यानी अप्रैल की सैलरी 3 तारीख को ड्यू कराता है और 5 तारीख को पे करता है। मिस्टर एक्स left job on 31st August 2018 and joined B Limited on 1st September 18 at salary of rupee 40,000 per month। समझ में आया? 31 अगस्त को उसने ए लिमिटेड छोड़ दिया और 1 सितंबर को ही उसने बी लिमिटेड ज्वाइन कर लिया। अब वहां पे सैलरी इसको 40,000 रुपया महीने मिल रही है। यहां पे सिस्टम क्या है सैलरी ड्यू होने का? यहां पे सैलरी गेट्स ड्यू लास्ट डे ऑफ ईच मंथ एंड इज पेड ऑन seventh day of next month। करिए सॉल्व। क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? ये आपने किया जाए आप खुद। चलिए देखिए इधर ए लिमिटेड की जॉब ज्वाइन की इसने 1/5/18 को, ठीक है। ड्यू कितना हुआ बताइएगा जरा, क्या बार 30,000 ड्यू होगा? 30,000 ड्यू क्या बार होगा? 1/5/18 को जॉब ज्वाइन की है, अगले महीने की 3 तारीख को ड्यू होता है। उसने जॉब कब छोड़ी है? एक एक चीज पे ध्यान दीजिए। 1/5 को ज्वाइन किया, अगले महीने की 3 तारीख को सैलरी ड्यू होती है और 31 अगस्त को उसने छोड़ दिया। तो पहली बार कब ड्यू होगा और आखिरी बार कब ड्यू होगा वो देख लीजिए, तो महीने हम काउंट कर लेंगे। अगर मई में जॉब ज्वाइन करते हैं
तो पहली बार ड्यू होगा 3 जून को, अगले महीने की 3 तारीख को ड्यू होता है, तो 3 जून को पहली बार ड्यू होगा। ओके, नोट करते रहिए अपने दिमाग में, 3 जून को पहली बार ड्यू होगा, हम लिख रहे हैं 3 जून को पहली बार ड्यू होगा। आखिरी बार कब ड्यू होगा? अगस्त में जॉब छोड़ दी तो अगस्त वाली सैलरी तो मिलेगी ना। हाँ, अगस्त तक काम किए थे, 31 अगस्त तक काम किए थे, तो अगस्त की सैलरी जो ड्यू होगी वो 3 सितंबर को होगी। तो 3 जून से 3 सितंबर तक ड्यू हुआ है, पहली बार 3 जून को, आखिरी बार 3 सितंबर को। क्या बार ड्यू हुआ? ड्यू क्या बार हुआ? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 बार हुआ, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में। तो हम लिख देते हैं यहां पे इंटू 4। ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा, अभी 40,000 वाला भी कितनी बार ड्यू हुआ है वो भी देखना है। अभी हम एक काम करते हैं, पहले 30,000 का रिसिप्ट देख लेते हैं, 30,000 रिसीव क्या बार हुआ है। रिसीव जो होता है वो होता है अगले महीने की 5 तारीख को। देखो बच्चों, रिसीव होता है अगले महीने की 5 तारीख को। तो जो मई में हम जॉब ज्वाइन किए तो अगले महीने की 5 तारीख को, यानी हमको पहली बार सैलरी मिली 5 जून को। ठीक बोल रहे हैं कि नहीं? और आखिरी बार सैलरी हमको कब मिलेगी? अगस्त तक काम किए हैं तो अगस्त की सैलरी मिल जाएगी 5 सितंबर को, आखिरी बार मिलेगी 5 सितंबर को। पहली बार 5 जून को, आखिरी बार 5 सितंबर को। क्या बार सैलरी मिली हमको 30,000 वाली? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 बार मिल गई बच्चों, इंटू 4। अब नेक्स्ट काम क्या करना है? अब हमको देखना है कि कितनी बार बी लिमिटेड वाली सैलरी ड्यू हुई। बी लिमिटेड वाली सैलरी कितनी बार ड्यू हुई ये देखना है। ठीक है भाई, देखते हैं। हमने जॉब ज्वाइन की 1 सितंबर को और लास्ट डे ऑफ द ईच मंथ सैलरी ड्यू हो जाती है, महीने के आखिरी तारीख को सैलरी ड्यू हो जाती है। तो पहली सैलरी ड्यू कब होगी बच्चों? सितंबर में ही। 1 सितंबर को जॉब ज्वाइन किए तो सितंबर की आखिरी तारीख को सैलरी ड्यू हो जाएगी ना। पहली बार 30 सितंबर को हो जाएगी, 30/9 को। आखिरी बार कब होगी? भाई जॉब तो छोड़े नहीं है तो हर महीने सैलरी ड्यू होगी। अब मार्च तक, 31 मार्च को आखिरी बार ड्यू होगी। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से ध्यान दो इधर। लास्ट डे ऑफ द ईच मंथ को सैलरी ड्यू होती है, महीने की आखिरी तारीख को। सितंबर में जॉब ज्वाइन की है तो 30 सितंबर को पहली बार ड्यू हो जाएगी और आखिरी बार ड्यू होगी मार्च में। क्या महीना हो गया? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 3 7 महीने ड्यू होगी। ठीक है, 7 महीने की सैलरी ड्यू हुई है तो इसमें हम लिखेंगे 30,000 सॉरी 40,000 इंटू 7। रिसीव क्या बार हुई है बच्चों? अब ये देखो, रिसीव जो ये बता रहा है, ये कहता है कि रिसीव होती है अगले महीने की 7 तारीख को, अगले महीने की 7 तारीख को। तो सितंबर में जॉब ज्वाइन की है बी लिमिटेड, पहली सैलरी कब आएगी? बोलो, आप बोलोगे। सितंबर में जॉब ज्वाइन किए हैं, अगले महीने की 7 तारीख को सैलरी आती है, पहली सैलरी कब आएगी? 7 अक्टूबर को। 7 अक्टूबर को भी आएगी, फिर नवंबर में आएगी, दिसंबर में आएगी, जनवरी में आएगी, फरवरी में आएगी, मार्च में भी आएगी। ठीक है, 7 मार्च को आखिरी बार सैलरी आएगी इस फाइनेंशियल ईयर में, इस प्रीवियस ईयर में। ठीक है, हम लोग को बस प्रीवियस ईयर 18-19 से मतलब है कि इसमें क्या बार ड्यू हुआ, इसमें क्या बार रिसीव हुआ। तो भाई 7 अक्टूबर से आना शुरू होगा और 7 मार्च तक आएगा, हर महीने 7 तारीख को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने तक आएगा। तो 40,000 इंटू 6 हो गया। कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन कीजिए। $40,000 इंटू 7 ये हो गया 2,80,000 और 30,000 इंटू 4 1,20,000।
4 लाख। ये वाला हो जाएगा 6 2,40,000 और 30,000 इंटू 4 1,20,000, 3,60,000। तो सैलरी की इनकम कितनी हो गई? जो दोनों में से ज्यादा है 4 लाख। ठीक है, तो जिन्होंने सही किया बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने गलत किया उनको बात समझ में आई कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गलत करने के बाद भी अगर सही चीज समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। क्लियर है सबको? अच्छा, आ जाइए वापस से बुक पे। इसके बाद आपको एक इलस्ट्रेशन मिलेगा, ये आप घर पे कर लीजिएगा। ये एग्जैक्टली इलस्ट्रेशन 3 जो हम लास्ट एग्जांपल करा है ना, इसके जैसा है, एकदम एग्जैक्टली ऐसा ही है। इसमें जॉब ज्वाइन छोड़ रहा है, वापस से दूसरी जॉब ज्वाइन कर रहा है। पहले 35,000 की नौकरी थी, फिर 40,000 की हो गई। आपको अकॉर्डिंगली ड्यू और रिसिप्ट देखना है। ठीक है, और निकालने का तरीका यही अपनाएंगे आप, ड्यू बनाएंगे, रिसिप्ट बनाएंगे, जो ज्यादा होगा वो सैलरी की इनकम लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके ऊपर देखिए एक चीज और था, मोर देन वन एम्प्लॉयर। अगर मान लीजिए मैं 5 जगह नौकरी कर रहा हूं, 2-2 घंटे की, दिन में 10 घंटे काम करता हूं, 2-2 घंटे की 5 जगह नौकरी कर रहा हूं, तो पांचों जगह से जो पेमेंट आएगी वो सैलरी है। यस, पांचों जगह से जो पेमेंट आएगी वो पांचों सैलरी इनकम ही है। ठीक है, यू कैन हैव मोर देन वन एम्प्लॉयर। ठीक है, अगर सैलरी 10 लाख जगह से आती है तो 10 जगह से जो आ रही है वो सैलरी की इनकम है। इलस्ट्रेशन 1 ये आप घर पे ही देख लेंगे। चलिए, आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आपसे आगे की बात सैलरी चैप्टर भी करेंगे।